हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनीसर पटना खेमनी चक से और 70 में 70 सीरीज का आज रे ऑप्टिक्स का मेरे बच्चों पार्ट 2 है। जल्दी से हम लोग पूरा खत्म कर देंगे एक क्लास डेली डाल के ऑब्जेक्टिव का 70 में 70 सीरीज का। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे नहीं जानते, मैं पीडीएफ कोर्स ना एमिंग आई ऐप पे ला दिया हूं, जाकर के एक बार चेक करिएगा। उसमें सारा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन डाला हुआ है। एक बार नया वाला ऐप इंस्टॉल करिएगा। और एक बात और मेरे बच्चों ना, कि टेलीग्राम पे हम लोग का टॉपर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल, उस पर ज्वाइन होइएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव कर लीजिएगा। और नया वाला ऐप, नया वाला देखिए, न्यू वाला एमिंग आई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा। ओके मेरे बच्चों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा अच्छे से। रेडी सेडी गो, स्टार्ट किया जाए। यस सर, एश मनीषर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत होगा ना तो व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करिएगा, जो आगे दिखाया हूं। जो कह रहा है कि कांच से हवा में जाते हुए किस रंग के लिए क्रांति कोण मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम क्रिटिकल एंगल किस कलर के लिए होता है। तो देखिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसी भी बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूं, कि साइन सी इक्वल टू 1/μ होता है। अपवर्तनांक का उल्टा होता है साइन सी, क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी सबसे कम हो, तो सी सबसे कम तब होगा जब म्यू अधिक होगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि म्यू जो होता है वो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ यानी लेम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सोचिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम क्रांति कोण, न्यूनतम क्रांति कोण, मिनिमम क्रिटिकल एंगल, तो ये कम होने के लिए म्यू ज्यादा चाहिए। और म्यू ज्यादा तभी होगा जब लेम्डा सबसे कम होगा। तो बताइए कि इन चारों में वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? बैगनी का ना, इसका होगा वायलेट लाइट। देख लीजिए, समझ लीजिए मैथमेटिकली। नीट वगैरह में, जेईई मेन में तो नहीं, लेकिन नीट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, अगला कह रहा है कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। यानी कि स्मॉल एंगल का जो हमारा प्रिज्म होता है ना, जिस प्रिज्म, पतले प्रिज्म, कहने का मतलब पतले प्रिज्म के लिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है मेरे बच्चों। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखेंगे तो 27 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा बी हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूं, देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। सही बोल रहा हूं कि आपने ये पढ़ा होगा? यस सर, ठीक है मेरे बच्चों के। तो आप खुद समझिए मेरे बच्चों, इसमें कि कह रहा है पतले प्रिज्म के, जब पतला प्रिज्म में हम लोग एक और इसको कम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला आता है। डेरिवेशन का पार्ट है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, a इंटू म्यू वन या म्यू वन इंटू एक ही चीज है। अगला, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है वह है, यानी कि व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस लाइट का होता है? तो वायलेट का होता है ना जी, सबसे नीचे वायलेट होता है ना, याद करिए। जब व्हाइट लाइट आता है तो सबसे कम डेविएशन होता है रेड का, और सबसे नीचे में वायलेट का। ये देखिए, वायलेट सबसे नीचे आता है, बैगनी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 28 के बाद 29 मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। 29 में कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है सबसे कम कौन? तो सबसे कम लाल, अभी ने बताया, सबसे कम लाल और सबसे ज्यादा बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। कह रहा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। अभी देख रहे थे ना कि जब व्हाइट लाइट आएगा, श्वेत प्रकाश, तो लाल सबसे कम मुड़ता है, रेड सबसे कम मुड़ता है, और जो वायलेट होता है बैगनी वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए स्पीड ज्यादा होता है। और स्पीड ज्यादा होने के कारण ये सटाक से पार कर जाएगा, रेड मुड़ेगा कम। और जो वायलेट है वो ऑब्वियस सी बात ज्यादा मुड़ेगा, क्योंकि स्पीड कम होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 30 का हमारा मेरे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी चाल अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का विचलन नहीं होता है जब, कब प्रकाश का विचलन नहीं, यानी कि डेविएशन, मुड़ना, प्रकाश कब नहीं मुड़ता है मेरे बच्चों? तो जब पैरेलल ग्लास स्लैब पे कोई लाइट आता है, तो समांतर पट्टिका होता है ना, उसमें आता है। तो देखिए, अगर कोई पैरेलल ग्लास है, ऐसे करके, इस तरह का कोई ग्लास का टुकड़ा, शीशा का टुकड़ा, और इसमें जब कोई लाइट आएगा, ऐसे करके देखिए, जब इसमें ऐसे करके कोई लाइट पड़ेगा मेरे बच्चों, तो उसके बाद लाइट ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे चल जाएगा। यानी कि आने वाला जो किरण है वो, और जाने वाला किरण, इंसिडेंट रे, और बाहर निकलने वाला इमर्जेंट रे, दोनों एक दूसरे के समांतर होता है, मुड़ता नहीं है। देखिए, मुड़ने का मतलब होता है कि कुछ कोण से ऐसे मुड़ जाना, बस ये समांतर शिफ्ट कर जाता है, बस ऐसे होता है, मुड़ता नहीं है, मतलब विचलित नहीं होता। ठीक है, इसका सही आंसर 31 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चों। 32 देख लीजिए, 32 का
32 में पढ़िए कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम, विक्षेपण समझते हैं ना, जब मतलब एक तरह से कहने का मतलब जो लाइट होता है वो अलग अलग रूप में टूट जाता है। जैसे कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट गुजरता है तो आपको पता होगा कि उस 7 भाग में टूटता है ना जी, 7 भाग में अलग अलग, ऊपर लाल होता है नीचे बैगनी होता है, तो उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन कब होगा? तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी भी पारदर्शी माध्यम से हो सकता है, यह जरूरी नहीं कि उसके लिए आपका प्रिज्म हो। ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट, करा कि प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगधर समानुपाती होता है, यानी जो स्कैटर्ड लाइट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा जो कहा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कई बार क्या मतलब बहुत बार सच में पूछा जा चुका है। और रिले का ये कहता है ना कि जो प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का जो अमाउंट होगा, मात्रा, वो 1/λ का पावर 4 होता है, इसका समानुपाती होता है 1/λ का पावर 4, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन यानी उसका स्कैटरिंग कम होता है। तो आपको चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे यही है कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होता है, रेड, ऑरेंज, आपको पता है ROI-G-B ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, तो इसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा या किस रंग का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, ये बताइए। इसमें मैं यहां पे आंसर इस क्वेश्चन का दे दिया कि जो स्कैटरिंग होता है वो लैम्डा के पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। साथ साथ में यही बता दिया कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो आपको बताना है कि सबसे कम स्कैटरिंग कौन होगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला नेक्स्ट, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करता है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। जो प्रिज्म ऐसे करके ना क्या करता है, वो लाइट को जो विक्षेपित करता है ना, तो उसमें होता है एक वर्ण विक्षेप क्षमता जिसको डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, वो किस पे निर्भर करता है मेरे बच्चों? 34 का सही आंसर बी होगा, याद रखिएगा, मटेरियल के नेचर पे, यानी कहने का मतलब अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है, म्यू पे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो उसको बोल सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ का प्रकृति या मटेरियल का नेचर। अगला, साधारण सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा बनता है ना कि सीधा बनता है ना। साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस रखते हैं और फोकस के अंदर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो इसी साइड में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है ना, यानी बड़ा बनता और सीधा बनता है। तो 35 का सही आंसर अगर देखेंगे मेरे बच्चों तो 35 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 35 का सही आंसर ए हो जाएगा। 36 देखिए मेरे बच्चों क्या कह रहा है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगी? जो सामान्य आंख होता है इससे किसी चीज को क्लियर देखने के लिए, स्पष्ट दर्शन के लिए सबसे कम कितनी दूरी होती है? तो 25 सेंटीमीटर आपको पता होगा। और महत्तम जो मैक्सिमम दूरी होती है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत। हम लोग बोलते हैं कि खुला आंख से अनंत तक आप देख सकते हैं, मतलब जहां तक दिखाई दे, और सबसे कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, साफ। अगला क्वेश्चन, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है और वास्तविक होता है। फिर आप कहिएगा सर हमको सीधा क्यों दिखाई देता है? तो दिमाग जो होता है ना उसको पलट के देखता है, लेकिन आंख के जो रेटिना पर जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो उल्टा और वास्तविक बनता है। तो 37 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, देखिए, रियल एंड इनवर्टेड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है, क्या देख सकती है? जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या देख सकती है? तो वो दूर के वस्तु को साफ देखती है। तो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, हाँ एक सेकेंड, हाँ निकट दृष्टि दोष वाली, हाँ निकट के वस्तु को साफ देखती है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष वाली यानी कि निकट में करके देखता है ना, हाँ इसका आंसर सी होगा, मिस्टेक बोला गया। नजदीक, निकट दृष्टि दोष में नजदीक के चीज को देखता है और दूर दृष्टि दोष में दूर के चीज को देखता है। ठीक है, यानी इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों, कह रहा कि खगोलीय दूरदर्शक में वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है क्या? तो जो खगोलीय दूरदर्शक है उसमें देखे होंगे आप, खगोलीय दूरदर्शक में 39 का सही आंसर 39 का देखिए, उसमें क्या होगा आप देखे होंगे तो इस तरह का होता है मेरे बच्चों। अगर दूरदर्शी देखे होंगे तो, सूक्ष्मदर्शी नहीं दूरदर्शी कह रहा हूं, तो उसमें देखेंगे कि पहला जो लेंस होता है काफी बड़ा फोकस दूरी का होता है क्योंकि इससे दूर का चीज देखना होता है। तो इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चों बी, 39 का बी देख लीजिए। जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना उसकी बात कर रहा हूं, खगोलीय दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में उल्टा होता है, सूक्ष्मदर्शी में इधर वाला छोटा होता है और इधर वाला बड़ा होता है।
अगला क्वेश्चन, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, 40 का, ये बढ़ती है। नली के बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है मेरे बच्चों, इंक्रीज होती है। जब लेंथ हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बढ़ाएंगे, लेंस समझते हैं ना, जो दोनों लेंस के बीच की दूरी होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका होता है, जो माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है और दोनों लेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं नली की लंबाई। अगर इसको बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ता है, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है। इसका सही आंसर ये होगा, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? यह भी पूछा गया है कई बार बच्चों। सी इसका सही आंसर होगा। काल्पनिक और उल्टा, अब ये मत पूछ लीजिएगा कि सर काल्पनिक उल्टा कैसे है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। तो अवतल लेंस का व्यवहार आंख के किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है बच्चों? तो निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइडनेस, ठीक है। 42 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। 43 बच्चों, 43 देख लीजिए, 43 में क्या कहा जा रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो जो समतल दर्पण होती है इसकी फोकस दूरी मेरे बच्चों इन्फिनिटी होती है, अनंत। 43 का सही आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। प्लेन मिरर की फोकस दूरी इनफाइनाइट होगी। 43 के बाद मेरे बच्चों 44 देख लीजिए, क्रांतिक कोण है सी, म्यू है प्रिज्म का अपवर्तनांक, तो कौन सा संबंध सही? तो अभी मैंने बता दिया ना कि साइन सी बराबर 1/म्यू होता है, शुरू में ही तो बताया था। क्रिटिकल एंगल सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बीच का रिलेशन, साइन सी बराबर 1/म्यू, देख लीजिए। इसका आंसर बी होगा। 44 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा बी हो जाएगा, देखिए बी। 45 करा किसके लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है? हीरा के लिए। 45 का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन 46 देख लीजिए, 46 क्या कह रहा है? गोलीय लेंस में विशालन है, विशालन का मतलब ये हो गया आवर्धन क्षमता, कहने का मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस कितना होता है? तो 46 का सही आंसर हमारे मेरे बच्चों हमारा बी हो जाएगा, भी वायु। याद रखिएगा दर्पण के लिए ये होता है माइनस भी वायु, दर्पण के लिए, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए, और गोलीय लेंस के लिए भी वायु, ठीक है। स्फेरिकल लेंस के लिए भी वायु और स्फेरिकल मिरर के लिए माइनस भी वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, रिले के प्रकीर्णन हेतु कण का आकार लेमडा से क्या होना चाहिए? तो 47 का सही आंसर सी है मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 47 के बाद 48 देख लीजिए, अपवर्तनांक म्यू के माध्यम में डी दूरी पर तुल्य है तो प्रकाश पथ कितना होगा? अच्छा देखिए क्वेश्चन, देखिए पलट के पूछा है, अपवर्तनांक म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के माध्यम में कि दूरी डी तुल्य है, तो प्रकाशिक पथ पूछ रहा है, यानी कि माध्यम के अंदर हमारा डी दूरी है, तो वो निर्वात में कितना होगा? तो म्यू डी। 48 का सही आंसर हमारे मेरे बच्चों बी हो जाएगा, म्यू इंटू डी। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बना पाएंगे, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कम ही चांस है कि पूछेगा, तो टेंशन ही मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है? 49 का। तो ऑब्वियस सी बात, दूरदर्शी में मेरे बच्चों दूर के चीज को देखना होता है, तो वहां क्या होता है ना कि एक लेंस का फोकस दूरी काफी ज्यादा होता है, एक का काफी कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर दूरदर्शी होगा। 49 के बाद मेरे बच्चों अगला 50 नंबर देख लीजिए, जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल शर्ट पे हरा प्रकाश डालेंगे तो 50 का मेरे बच्चों सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, काला। ये देखिए समझ रहे हैं, क्योंकि वो रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी रंग को लौटने नहीं देता, इसलिए काला हो जाता है। 50 के बाद 51 नंबर देख लीजिए, आपका क्या कह रहा है? एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इस पे समांतर किरण पुंज आपतित होता है तो लेंस से कितने दूरी? देखिए जैसे ही बोल दिया लेंस का पावर 2 डायोप्टर, तो पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकल लेंथ इक्वल टू 1 पावर होता है, पढ़े होंगे, पावर इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू 1/p, ठीक है मेरे बच्चों। तो 1/p की वैल्यू 2 यानी कि 1/2 मीटर, यानी कहने का मतलब 50 सेंटीमीटर ना बच्चों, ये बोल सकते हैं ना, 1/p, p हो गया 2, तो 1/2 मीटर में 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस पे कोई पैरेलल रे आएगा, ऐसे समांतर किरण पुंज, तो कितने दूरी पर कटेगा? तो फोकसे पे ना कटता है बाबू, जब कोई समांतर किरण आता है तो फोकस पर ही कटता है ना, फोकस 50 सेंटीमीटर पे है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 51 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे।
दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाकी कोई भी सलाह होगा मुझे जरूर दीजिएगा, फोकस सपोर्ट भी जरूर करिएगा मेरे बच्चों। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा, मैं आपको बहुत कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, थैंक यू।